नमस्कार साथियों। एक बार ओशो ने कहा था, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके पास अपने अपने धार्मिक स्थल हैं, लेकिन आज तक मनुष्य ऐसा स्थल नहीं बना पाया जो सबका हो और जहां पर सब एक साथ प्रार्थना कर सकें। तो आज की वीडियो में कहानी ओशो की, जिनको आचार्य रजनीश और बाद में उनको भगवान रजनीश के नाम से भी जाना गया। और ओशो का अर्थ होता है वो एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने आप को सागर में विलीन कर लिया हो। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में। तो उनके जीवन के बारे में ये कहा जाता है कि उनका जन्म 11 दिसंबर वर्ष 1931 को मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के कुचवाड़ा गांव में एक जैन परिवार के यहाँ पर हुआ था। और उनके बारे में यह कहा जाता है कि वो बचपन से ही बड़ी कुशाग्र बुद्धि के थे और जिज्ञासु बहुत थे, सवाल जवाब बहुत किया करते थे। जब उन्होंने वर्ष 1951 में अपनी बीए की डिग्री ली और बीए की डिग्री लेने के बाद जब उन्होंने जबलपुर के हितकारिणी कॉलेज में दर्शन शास्त्र में अपना दाखिला लिया, तो वहां पर दर्शन शास्त्र के एक प्रोफेसर के साथ उनकी ठन गई थी। क्यों ठन गई थी? क्योंकि वो सवाल जवाब बहुत किया करते थे। और स्थिति जब ऐसी आ गई कि प्रोफेसर ने प्रधानाचार्य को यहां तक कह दिया कि या तो ये विद्यार्थी इस कॉलेज में रहेगा या मैं इस कॉलेज में रहूंगा। प्रधानाचार्य के लाख समझाने के बावजूद भी वो अपनी आदत से मजबूर रहे और इसके वजह से जो है उनको उस कॉलेज से निकाल दिया गया। और बाद में जो है उनको एसएन जैन डिग्री कॉलेज में उनको दाखिला मिल गया। और उसके बाद जब उन्होंने अपनी एमए की डिग्री दर्शन शास्त्र में जब उन्होंने ले ली, तो उसके बाद वर्ष 1957 में उनके करियर की शुरुआत हुई। और उन्होंने अपना करियर की जो शुरुआत प्रवक्ता के रूप में रायपुर में एक संस्कृत कॉलेज में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी और वहां पर वो अध्यापक की तरीके से अध्यापन कराने लग गए थे। और उसके बाद उन्होंने वर्ष 1960 में जबलपुर विश्वविद्यालय में उनको दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया गया। और जैसे कि वो शुरू से ही बड़े जिज्ञासु स्वभाव के थे और जानने की उनकी बहुत कोशिश हुआ करती थी, इसी अपनी आदत से मजबूर होकर जो है उन्होंने उसके बाद उस प्रोफेसर की नौकरी से भी त्याग पत्र दे दिया और पूरी तरीके से वो गुरु बन गए। और जब वर्ष 1969 में वो गुरु बन गए, तो उन्होंने मुंबई में अपने एक मुख्यालय की शुरुआत की। एक मुख्यालय उन्होंने बनाया और वहां पर वो पूरी तरीके से राजनीति, ध्यान, प्रेम और आत्मज्ञान के बारे में लोगों को समझाने लग गए और उनको आत्मज्ञान के बारे में जानकारी देने लग गए। और कहा जाता है कि वहीं पर ही उनकी मुलाकात उनकी एक शिष्या मां आनंद शिला देवी से उनकी मुलाकात हुई थी, जो उनके बारे में यह कहा जाता है कि वो सारी उम्र जो है वो उनकी एक निजी सचिव बनकर रही और बाद में उन्होंने जो पुणे का आश्रम था उसकी भी वो मैनेजर बनी थी। क्यों? क्योंकि जो है ओशो जो है वो उनको बहुत प्रेम करते थे। और ओशो के बारे में ये कहा जाता है कि ओशो ने कभी विवाह नहीं किया था, वो सारी उम्र जो है वो अविवाहित ही रहे थे। और उसके बाद जब ओशो लगातार मुंबई में रहना उन्होंने शुरू कर दिया और वहां पर लोग उनसे जुड़ने शुरू हो गए और वो अपने आत्मज्ञान और ध्यान और प्रेम के बारे में उन्होंने अपने उपदेश देने शुरू कर दिए। उनका मानना शुरू से ही ये था कि वो जो पारंपरिक धार्मिक कर्म कांड थे वो उनके विरोध में अपनी बातें किया करते थे। और उन कर्म कांडों से उनका मतलब ये था कि कर्म कांड से हम ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते। हम अगर ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं वो ध्यान और प्रेम के जरिए ही ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। और इसी एक स्वभाव की वजह से जो है वो धीरे धीरे जो है लोगों के निशाने पर आने शुरू हो गए। और उसके बाद उन्होंने कई विषयों के ऊपर जो है जो विवादित विषय भी माने जाते हैं, एक तरीके से वैश्यकों के रूप में उनके ऊपर भी उन्होंने अपने भाषण और अपने प्रवचन देने शुरू कर दिए। और उनको एक आदि विद्रोही गुरु के नाम से भी उनको जाना जाता है। और एक बार उनके बारे में यह भी कहा जाता है कि लोकसभा में, संसद में भी जो है उनके ऊपर चर्चा हुई और उनके ऊपर बैन लगाने के लिए सरकार को मजबूर होना पड़ा। और इसीलिए जो है वो देश में चारों तरफ से जो है लोगों की
निशाने पर आ गए थे और लोग उनको जो है वो विरोध करना उन्होंने शुरू कर दिया था। उसके बाद जब वो मुंबई में लगातार रहते गए तो वो जो है कई तरह की बीमारियों से ओशो घिर गए थे। चूंकि क्या था कि मुंबई का जो मौसम है, जो वातावरण है, वो पूरी तरीके से बरसात का वातावरण होता है और मुंबई में लगातार बारिश होती थी। तो इस वजह से जो है कई एक ऐसी बीमारियों ने ओशो को घेर लिया था कि ओशो जो है वो पूरी तरीके से अस्वस्थ रहना शुरू हो गए। बाद में उन्होंने अपने शिष्यों को आदेश दिया कि मुंबई के नजदीक ही कोई एक ऐसी जगह की तलाश की जाए जहां पर वो अपनी इस आध्यात्मिक यात्रा को जो है वो आगे बढ़ा सकें। और उसके बाद उनका जो आश्रम स्थापित हुआ वो पुणे में उन्होंने ओशो इंटरनेशनल के नाम से जो है अपने आश्रम की स्थापना की। और ये कहा जाता है कि उस वक्त जो है जब ओशो ने पुणे में अपने आश्रम की स्थापना की तो ओशो पुणे का जो है वो दुनिया के नक्शे के ऊपर पुणे का नाम आ गया था और पुणे की आर्थिक स्थिति भी जो है वो बहुत चरम सीमा के ऊपर चली गई थी। और वहां पर जो है वो इस तरीके की वातावरण बन गया था कि पुणे जो है वो एक तरीके से विदेशों का एक पूरा का पूरा सेंटर बन गया था और वहां की इकोनॉमी भी जो है वो ओशो आश्रम के चारों ओर घूमने लग गई थी। और ओशो ने जब जो है पुणे में इस तरीके की अपनी जो प्रेम और अपना ध्यान और आत्मज्ञान के बारे में उन्होंने वहां पर अपने उपदेशों को देना शुरू कर दिया और धीरे धीरे जो हजारों की जनसंख्या में लोग होते थे वो अब लाखों की संख्या में जो है उनसे जुड़ने शुरू हो गए। और उनके बारे में ये कहा जाता है कि ओशो जो हैं वो हमेशा अपने शिष्यों से जो है ये अपेक्षा करते थे कि उनके द्वारा जो दी गई एक लकड़ी की माला होती थी, जिस लकड़ी की माला में उनका एक चित्र होता था जिसमें दोनों तरफ जो है ओशो की फोटो लगी होती थी कि उनके जो शिष्य हैं वो उनके सामने जब भी आए उस माला को पहन कर रखें। और उनके शिष्यों के बारे में ये कहा जाता है कि वो अपने शिष्यों से ये भी अपेक्षा रखते थे कि वो हमेशा ढीले कपड़े पहने जिससे जो है वो ध्यान और ऊर्जा के संचार को जो है वो उनके शरीर में प्रभावित होने में आसानी रह सके। और धीरे धीरे जब उन्होंने और विवादित विषयों के ऊपर बोलना शुरू कर दिया तो उसके बाद जो है कई लोग जो है वो उनसे परेशान भी हो गए और उनकी जो है खिलाफत भी करने लग गए। कई ऐसे आध्यात्मिक जो नेता भी थे उन्होंने भी उनको जो है वो विरोध करना उनका शुरू कर दिया। उसके बाद उन्होंने जब वर्ष 1981 में ओशो पुणे से भी अपना पूरा का पूरा सामान को समेट के जो है उसके बाद जब क्योंकि उनके जो शिष्य थे उनके शिष्यों में अधिकतर विदेशी शिष्य हुआ करते थे और अमेरिका के शिष्य उनके साथ सबसे ज्यादा जुड़े हुए थे। तो अमेरिकन शिष्यों के कहने के बाद और ओशो ने जो है वो अमेरिका का अपना विचार किया और उसके बाद वर्ष 1981 में वो पूरी तरीके से 2500 अपने विदेशी शिष्यों के साथ जो है वो अमेरिका के ओरेगन में जाकर वो बस गए और वहां पर विदेशी शिष्यों ने उनके लिए जो है एक तरीके का रजनीशपुरम के नाम से, जो उनका नाम था रजनीशपुरम के नाम से जो है एक शहर को ही स्थापित कर दिया। और उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि वहां पर जो लोकल लोग थे, स्थानीय लोग थे अमेरिका के, उन्होंने इसका विरोध किया और इसी वजह से जो है वो अमेरिका के शिष्य उनका जो रजनीशपुरम के नाम से शहर को रजिस्टर्ड कराना चाहते थे अमेरिका में, वो उनकी जो विचार था वो एक तरीके से निरस्त हो गया। और बाद में जैसे वो अमेरिका पहुंचे तो ये समझ लीजिए कि उनके जीवन का एक तरीके से अमेरिका में यू टर्न हो गया और उनके जीवन की जो परेशानियां हैं वो अमेरिका जाके बढ़नी शुरू हो गई। चूंकि क्या था कि अमेरिका पहुंचते ही उन्होंने 93 रोल्स रॉय, उस समय की बात है 1981 में 93 रोल्स रॉय जब उन्होंने एक साथ खरीदी तो अमेरिका की सरकार और वहां के राष्ट्रपति के भी कान खड़े हो गए कि ये कैसा एक व्यक्ति है जिसने इतनी 93 रोल्स रॉय जो है वो एक साथ खरीद ली। और उनका जीवन जो है बड़ी अमेरिका में विलासिताओं में चलने लगा और महंगी घड़ियां, महंगे कपड़े जो है वो उन्होंने जो है वहां पर इस्तेमाल करने शुरू कर दिए। और उनके ऊपर जो है अमेरिका की सरकार ने प्रवासी नियमों
का उनके ऊपर आरोप लगाया कि उन्होंने प्रवासी नियमों का उल्लंघन किया है और इसी उल्लंघन के वजह से जो है वो उनको 17 दिन अमेरिका की जेल में रहना पड़ा था। और ओशो ने जो है उस समय जो है भारत की सरकार के ऊपर भी ये कमेंट किया था कि भारत की सरकार जो है वो नपुंसक है और वो एक अपने व्यक्ति को, अपने नागरिक को जो है वो सहायता मदद भी अमेरिका में नहीं दे सकी। उसके बाद जो है वो एक अपने विद्रोही स्वभाव के लिए तो प्रसिद्ध थे ही थे, इस वजह से जो है वो अमेरिका में भी जाकर जब उन्होंने राजनीति, धर्म और समाज के ऊपर जो है अपने विवादित जो भाषण थे और जो प्रवचन थे जब उन्होंने देना शुरू कर दिया तो अमेरिका की सरकार भी ज्यादा दिन उनको बर्दाश्त नहीं कर सकी और अमेरिका की सरकार ने उनके सामने ये शर्त रखी कि 48 लाख के मुआवजे के मुचलके के बाद उनको जो है वो जमानत दी गई और उसके बाद जो है उनको भारत वापस भेज दिया गया। और उनके बारे में ये कहा जाता है कि उस समय उस अमेरिका से निर्वासित होने के बाद उन्होंने बहुत सारे ऐसे देशों का रुख करने की कोशिश की कि कोई देश उनको अपना सके, लेकिन दुर्भाग्य था ओशो के साथ कि उनको जो है किसी भी देश ने नहीं अपनाया। और ये कहा जाता है उनके बारे में कि लगभग 21 देशों ने जो है वो उनको अपने देश में प्रवेश करने से पूरी तरीके से मना कर दिया था और उनको वीजा देने से भी मना कर दिया था। उसके बाद वर्ष 1987 में उनको निराश होकर अमेरिका से जो है वो भारत ही लौटना पड़ा और भारत में उन्होंने जो उनका पूना का आश्रम था वहां पर उन्होंने जो है वो अपना पूरा का पूरा जो है आखिरी समय पूना के आश्रम में ही उन्होंने निकाला। और उसके बाद जो है उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि वो भारत में आकर भी बड़े जो है विद्रोही तरीके के भाषणों को फिर उन्होंने जारी रखा और उसके बाद जो है वो सरकार के निशाने पर भी आ गए थे। उनके बारे में जो उनकी एक शिष्या थी जिसका नाम माँ विवेक था, ये कहा जाता है उनका असली नाम जो था वो सू था उनका नाम, और वो एक जर्मन जो थी वो वकील थी। उनके बारे में ये कहा जाता है कि माँ विवेक ही वो उनकी एक शिष्या थी जिसको जो है ओशो से मिलने के बाद अपने पुनर्जन्म यानी कि पिछले जन्म की याद आ गई थी और इसके बाद उन्होंने इस सारी बातों को जो है ओशो को बताया था और मरते दम तक जो है वो माँ विवेक उनके साथ मौजूद रही। और उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि वो अपनी महिला शिष्याओं को जो है वो माँ से संबोधित किया करते थे और अपने पुरुष जितने भी उनके शिष्य थे उनको वो स्वामी कहकर बुलाते थे, जिससे उनको ये पता चल सके कि वो अपने आप को नियंत्रित रख सके और अपने क्षमताओं से बाहर ना वो चले जाएं। यानी कि वो स्वामी कहकर जो है वो अपने आप को कंट्रोल में रखते थे, अपने आप को नियंत्रण में रखते थे, जिससे जो है वो बाहर उस नियंत्रण से ना चले जाए और उनको लगे कि वो एक नियंत्रण में ही है। तो उसके बाद जब 1987 में जब वो भारत आ गए और पुना के आश्रम में उनका जो है आखिरी समय जब होने लगा तो उसके बाद जो है तरह तरह की जो है उनके ऊपर आरोप लगने शुरू हो गए और उनको जो है वो एक विद्रोही एक तरीके से संत भी जो है उनको कहा गया और एक ऐसा दार्शनिक और एक ऐसा व्यक्ति जिसने जो है पूरा समय जो है पूरा जीवन जो है वो विद्रोहिता में ही अपना बिता दिया। उसके बाद वर्ष 1990 में 24 जनवरी वर्ष 1990 को उन्होंने मात्र 58 साल की आयु में ही अपनी आखिरी सांस ली और 58 साल की आयु में वो इस दुनिया से चले गए। और ओशो के बारे में ये कहा गया उसके बाद जब उनकी मृत्यु हो गई कि ना ओशो ने कभी जन्म लिया, ना ओशो मरे। ओशो इस संसार की एक यात्रा के ऊपर आए थे और उन्होंने इस संसार की यात्रा की और इस संसार की यात्रा को करके वो वापस चले गए। और बाद में ये भी कहा गया उनके बारे में कि उनके शव को जो है वो ज्यादा लोगों को नहीं दिखाया गया और उनके शिष्यों ने उनकी मौत को जो है बड़ा ही गोपनीय रखा। और उसके बाद ये भी कहा जाता है कि उनकी बाद में उनकी मृत्यु के बाद उनकी जो संपत्ति बची थी उस संपत्ति को लेकर भी आपस में उनके शिष्यों में बहुत विवाद हुआ और उनके शिष्यों ने जो है वो उस संपत्ति के ऊपर अधिकार जमाने की कोशिश की। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।